हेलो मित्रों, सुनाइए कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे और हमेशा अच्छे रहें। मित्रों, आज हम वीडियो में जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे रिलेटेड नीट के एग्जाम में और नेट के एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। बोले तो न्यूमेरिकल्स टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कोई मित्रों तगड़े नहीं होते, बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, केवल कंसेप्चुअल बेस होते हैं। बट बायोलॉजी वाले सोचते हैं कि जी हमारा मैथ थोड़ा कमज़ोर है, इसलिए हमें न्यूमेरिकल में दिक्कत होती है। तो मित्रों, वो टेंशन लेने की बिल्कुल भी नीड नहीं है। कोई इतनी बड़ी गुना भाग नहीं आती है, वो छोटी छोटी मामूली सी गुना भाग होती हैं और बड़े सिंपल ही क्वेश्चन होते हैं जिनको बड़ी आसानी से आप कर सकते हो। तो आज हम केवल जो चीज़ें पढ़ेंगे मित्रों, उसके कंसेप्ट की बातें करेंगे। हम प्रोसेस की कोई बात नहीं करेंगे। प्रोसेस की बात मित्रों किसी और दिन किसी और वीडियो में मैं बताऊंगा। आज केवल कंसेप्ट को आप समझिए। कंसेप्ट क्या है? कंसेप्ट अगर आपके दिमाग में आ गया तो न्यूमेरिकल तो आपसे गलत नहीं होना। बाकी रहा प्रोसेस से मित्रों, वो फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन होते हैं कुछ नीट में और नेट के एग्जाम में कि फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया कोई, तो सीधी सी बात है, प्रोसेस को हमने बार बार पढ़कर अगर हमारे दिमाग में डाटा है तब तो हम उसका निशान लगा देंगे सही वाले ऑप्शन पर, अदरवाइज हमारा वो गलत हो जाना है। लेकिन मित्रों, कंसेप्ट अगर आपने एक बार समझ लिया तो मित्रों वो फिर लाइफ टाइम सेट हो जाएगा दिमाग में, वो निकलने वाली चीज़ नहीं होती। कंसेप्ट एक ऐसी चीज़ होती है, ठीक है। तो मित्रों, आज बात करते हैं कि जी हम डिस्कस क्या करेंगे। मित्रों, आज हम जो डिस्कस करेंगे वो तीन चीज़ डिस्कस करेंगे। एक तो करेंगे मित्रों हम एमाइटोसिस क्या है, एमाइटोसिस। एक डिस्कस करेंगे माइटोसिस क्या है, माइटोसिस। और एक डिस्कस करेंगे मित्रों मियोसिस के बारे में, मियोसिस। ये तीन चीज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मित्रों, तीनों चीजों को डिस्कस करने से पहले मैं एक बात जरूर बताना चाहूंगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजी को पढ़ते टाइम अगर उस बात को आप माइंड में रखोगे ना मित्रों, बायोलॉजी इतने स्मूथ तरीके से समझ में आती चली जाएगी जिसका कोई जवाब नहीं। देखिए मित्रों, एक साहब हुआ करते थे जिनका नाम था थियोडोसियस डुब्सहेंस्की। थियोडोसियस डुब्सहेंस्की जो साहब थे, इन्होंने एक बात बोली थी। क्या बोली थी? इन्होंने कहा था, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। बात को सुनिए ध्यान से दोबारा। नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। बायोलॉजी में आप कुछ भी पढ़ें, अगर आपने इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखा उसको, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं समझा उसको, तो मित्रों आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं समझा। बायोलॉजी आपकी समझ में आने वाली चीज नहीं है। और अगर आपने कोई टॉपिक पढ़ा और उसको इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश की, तो मित्रों वो डेफिनेटली आपके बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। बायोलॉजी क्या मित्रों? स्टोरी ऑफ इवोल्यूशन, ठीक है ना। वो डेफिनेशन में हमने बताया भी था, एक दिन डिस्कस किया था वीडियो में। तो कोई भी चीज आप बायोलॉजी में पढ़ें मित्रों, उसको इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से जरूर देखें। अगर इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखेंगे, नहीं सोचेंगे, तो मित्रों बायोलॉजी में कोई भी चीज का कोई मतलब नहीं निकलता, कोई साइंस नहीं निकलती। ये बात बोली थियोडोसियस डुब्सहेंस्की साहब ने, नथिंग इन बायोलॉजी मेक्स सेंस एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। बात यहां तक क्लियर है? तो अब आपको यही करना है, ठीक है मित्रों। बायोलॉजी के मतलब इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से बायोलॉजी को पढ़ना है जब भी पढ़ें आप। अब मित्रों हम आ जाते हैं
जिन चीज़ों की हम डिस्कस कर रहे हैं कि जी ए माइटोसिस क्या है, माइटोसिस क्या है, मियोसिस क्या है, उनको समझिए। तो मित्रों एक चीज है ए माइटोसिस। ए माइटोसिस क्या है? मित्रों जब अर्थ का ओरिजिन हुआ, जाहिर सी बात है जब अर्थ का ओरिजिन हुआ होगा तभी उसके बाद ही लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा। ठीक है, ये तो बात समझ में आती है कि पहले तो अर्थ बनी होगी उसके बाद लाइफ आई होगी। ऐसे तो नहीं ना कि पहले लाइफ आई फिर उसके बाद अर्थ बनी, ऐसे थोड़ी होता है। पहले अर्थ का ओरिजिन हुआ फिर लाइफ का ओरिजिन हुआ। तो मित्रों जब लाइफ का ओरिजिन हुआ अर्थ पर, तो उस टाइम सबसे पहले जो ऑर्गेनिज्म आए वो प्रोकैरियोट्स आए। ठीक है, प्रोकैरियोट्स शॉर्ट में लिख देते हैं, प्रोकैरियोट्स आए सबसे पहले। प्रोकैरियोट्स बोले तो बैक्टीरिया आए। आ गई जी। अब मित्रों इनके सामने एक समस्या थी कि जी आ तो गए, लेकिन अब हम अपना नंबर कैसे बढ़ाएं अर्थ पर। तो मित्रों नेचर ने इनको एक एबिलिटी दी कि आप डिवीजन करिए, सिंपल डिवीजन करिए, और सिंपल डिवीजन होगा बहुत फास्ट और इससे आप फास्टली ग्रो कर सकते हो। तो ए माइटोसिस बोले तो सिंपल डिवीजन। अब मैं सिंपल क्यों बोल रहा हूं वो भी समझिए। आप भी सोच रहे होंगे गुरुजी माइटोसिस भी तो डिवीजन है, मियोसिस भी तो डिवीजन है, ए माइटोसिस भी डिवीजन है, लेकिन मैं वहां सिंपल नहीं कहूंगा, मैं इसको सिंपल बोल रहा हूं, सिंपल डिवीजन ए माइटोसिस। वैलिड क्या है मित्रों? इसमें हम देखेंगे ए माइटोसिस में कि ए माइटोसिस में ना तो क्रोमोसोम स्ट्रक्चर कुछ बनती है, ना क्रोमोसोम्स का डिवीजन कोई इक्वल होता है सेल्स के अंदर, ना इस डिवीजन में स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है ना, इस तरह की चीजें कुछ नहीं होती। इसमें सिंपल क्या है, एक सेल है, सेल का जेनेटिक मटेरियल दो में बट जाएगा, बटने के बाद साइटोकाइनेसिस हो जाएगी, बाद में साइटोप्लाज्म में बट जाता है और एक सेल से दो सेल बन जाएंगे, मतलब एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बन जाएंगे। बात समझ में आई? ए माइटोसिस में क्या है, ना तो क्रोमोसोम बनेगा, ना क्रोमोसोम दिखेगा, ना क्रोमोसोम का कोई अलाइनमेंट होगा, ना स्पिंडल फाइबर बनेंगे, ना इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। क्या होगा? तो अगर ये नहीं होगा तो क्या होगा? होगा ये मित्रों, जो जेनेटिक मटेरियल है वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा उसका, और उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन हो जाएगा। अब ये सेल की किस्मत है कि उसके भाग्य में कितना जेनेटिक मटेरियल आ गया। ठीक है ना, कोई जरूरी नहीं है इक्वल आए, इक्वल नहीं आएगा क्योंकि अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो मित्रों सिंपल वाला जो डिवीजन है उसको हम बोलते हैं ए माइटोसिस। इसको आप सिंपल बाइनरी फिजन भी बोल सकते हैं। इसको मित्रों हम और क्या बोलते हैं, सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन, सिंपल बाइनरी फिजन। और क्या बोलते हैं इसको? और बोल सकते हैं मित्रों कैरियोस्टेनोसिस, कैरियोस्टेनोसिस, स्टेनोसिस। और क्या बोलते हैं? और मित्रों इसको बोलते हैं क्लोज्ड माइटोसिस, क्लोज्ड माइटोसिस। ये इसके नाम है, बिल्कुल सिंपल वैसे। मित्रों सीधी सी बात है, ऑर्गेनिज्म जब बना है तो चीजें तो पहले सिंपल ही प्रोसेस आएंगे, फिर धीरे 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 जो कमियां हैं वो ड्यूरिंग एवोल्यूशन कम होती चली जाएंगी, रिजेक्ट होती चली जाएंगी, एलिमिनेट होती चली जाएंगी, और एवोल्यूशन फिर उन ऑर्गेनिजम्स को परफेक्शन की तरफ लेकर जाएगा। एवोल्यूशन का काम ही मित्रों ये है कि ऑर्गेनिज्म को परफेक्शन की तरफ लेकर जाना, बेटरमेंट की तरफ लेकर जाना। ठीक है, अब मित्रों आप देखिए एक एग्जांपल, जब अर्थ का ओरिजिन हुआ उसके बाद लाइफ का ओरिजिन हुआ, तो अर्थ पर सबसे पहले जीव आए कौन? सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए। जब सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म आए तो नेचर को लगा कि भाई इनका एवोल्यूशन होना चाहिए, इनका एडवांसमेंट होना चाहिए, परफेक्शन होना चाहिए। तो मित्रों धीरे धीरे ड्यूरिंग एवोल्यूशन जो सिंपल सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म थे
यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे, धीरे धीरे वो मल्टी सेलुलरिटी की तरफ बढ़ते चले गए। मित्रों ये सारी चीज़ें भी हम इवोल्यूशन में डिस्कस करेंगे, इवोल्यूशन भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। तो अभी थोड़ा सा बता देता हूं ताकि थोड़ी फीलिंग आए। मैंने जैसे बोला कि इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें कोई चीज़ समझनी है, तब समझ में आएगी हमारे। तो मित्रों जब सिंपल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर केवल सेलुलर टाइप का ऑर्गेनाइजेशन था, धीरे धीरे इवोल्यूशन के दौरान वो मल्टी सेलुलर होते चले गए, ऑर्गेनाइजेशन का लेवल कॉम्प्लेक्स होता चला गया और आज मल्टी सेलुलर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं। तो इसीलिए मित्रों जब अर्थ पर लाइफ आई तो केवल डिवीजन करने का जो तरीका था वो एमाइटोसिस था। बाद में इस प्रोसेस में क्या हुआ, इवोल्यूशन हुआ इसमें भी। तो एमाइटोसिस ने रूप लिया माइटोसिस का रूप लिया। फिर माइटोसिस में फिर देखा, माइटोसिस मित्रों हम देखेंगे जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे वो क्या करेंगे, माइटोसिस से बॉडी को बड़ा कर लेंगे, या माइटोसिस करेंगे जब एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो वो माइटोसिस करेंगे। सिंपल ऑर्गेनिज्म की बात नहीं कर रहा हूं मैं मित्रों, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, ठीक है। क्योंकि सिंपल जो है यूनिसेलुलर जो है बैक्टीरिया वो तो ये माइटोसिस के जरिए करेंगे, लेकिन अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा जब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में तो उनकी बॉडी का जो साइज बढ़ेगा, या वो जब होंगे एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म बनेंगे तो वो एमाइटोसिस के थ्रू नहीं बनेगा, वो माइटोसिस के थ्रू होगा, वो माइटोसिस होगा। और वो प्रॉपर वे से होता है, वहां क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमोसोम दिखाई देगा, क्रोमोसोम अलाइन होंगे एक प्लेट पर, मेटाफेज प्लेट पर हम देखेंगे अलाइन होंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा पोल्स की तरफ। मतलब बॉटम लाइन ये है कि एमाइटोसिस जाएगा परफेक्शन की तरफ, फिर माइटोसिस भी और गया परफेक्शन की तरफ। क्यों? क्योंकि माइटोसिस तो केवल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व था या बॉडी की ग्रोथ में इन्वॉल्व था, ठीक है, और जिससे मित्रों काम चल नहीं रहा था। क्यों? अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो पॉपुलेशन में वेरिएशन नहीं आएगा, और जब वेरिएशन नहीं आएगा तो नेचर कैसे सिलेक्ट करे कि हु इज द बेस्ट फिट एंड हु इज द लेस फिट। परफेक्शन होता कैसे है मित्रों? ऐसे होता है परफेक्शन, पॉपुलेशन बन गई तो पॉपुलेशन में से बेस्ट निकालिए, बेस्ट निकल गए, इकट्ठे हो गए जी बेस्ट, अब उन बेस्ट में से भी और बेस्ट देखिए कौन है, उनको निकालिए। नेचर यही करती है, नेचर क्या करती है, पॉपुलेशन से बेस्ट निकालेगी, फिर उन बेस्ट में से भी ये देखेगी नेचर जो लेस बेस्ट है उनको एलिमिनेट करो और बेस्ट को निकालो, और बेस्ट में से भी और बेस्ट को निकालो। इस तरह से धीरे धीरे हम पढ़ेंगे मित्रों डार्विन साहब की थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन, नेचर काम कैसे करती है, सिलेक्ट कैसे करती है, इन सारी बातों पर हम मित्रों इवोल्यूशन में डिस्कस करने वाले हैं। इवोल्यूशन अपने आप में एक बहुत ही मजेदार टॉपिक है मित्रों, मजेदार सब्जेक्ट है इवोल्यूशन, पढ़ने में मजा आ जाता है, पढ़ाने में मजा आ जाता है इवोल्यूशन को, ठीक है। तो वो बातें हम डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल आप एमाइटोसिस समझ में आया, अब एमाइटोसिस परफेक्शन की तरफ जाएगा तो माइटोसिस, माइटोसिस से परफेक्शन की तरफ जाएगा तो मियोसिस, क्योंकि सेक्सुअल प्रोडक्शन में मियोसिस का रोल होगा जो वेरिएशन बनाएगा, और वेरिएशन अगर होंगे तो ही मित्रों बेस्ट को सिलेक्ट कर पाएगी नेचर। अगर वेरिएशन ही नहीं है तो बेस्ट को सिलेक्ट कैसे कर सकती है नेचर, आप बताइए। मान लीजिए क्लास में 100 बच्चे हैं, एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, क्लास में 100 बच्चे हैं और 100 के 100 बच्चों के आए 100% मार्क्स, और टीचर से कोई पूछे बताओ जी इनमें से कौन बेस्ट है, तो किसको बताए भाई? जब सबके ही 100% मार्क्स हैं, या मान लीजिए सबके ही 80% मार्क्स हैं, सबके ही 70% मार्क्स हैं, तो अब टीचर कैसे बताएगा कौन बेस्ट है कौन नहीं है? नहीं बता सकता। बता कब सकता है? जब वेरिएशन हो। तो नेचर भी यही करती है। अब नेचर को क्या करना था? वेरिएशन क्रिएट करना था, और जब वेरिएशन क्रिएट करना था टू सिलेक्ट द बेस्ट फिट, तो कराना था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाना था, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जरूरी था मियोसिस, माइटोसिस नहीं। तो फिर किस चीज की नीड थी इवोल्यूशन में? कि जो डिवीजन का है प्रोसेस उसमें इवोल्यूशन हो, और इवोल्यूशन होकर मियोसिस भी एक प्रोसेस बने ताकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके। तो यहां तक मामला मित्रों क्लियर है।
इवोल्यूशनरी पॉइंट बताया है मैंने कि कैसे एमाइटोसिस पहले धरती पर सबसे पहले आया, फिर उसके बाद उसमें इवोल्यूशन हुआ ऑर्गेनिज्म को बेटर बनाने के लिए, ऑर्गेनिज्म को परफेक्ट बनाने के लिए, फिर माइटोसिस हुआ, माइटोसिस आया, माइटोसिस के बाद फिर मियोसिस आया। ठीक है, चलिए तो मित्रों एमाइटोसिस तो हो चुका है, अब हम आ जाते हैं माइटोसिस पर। माइटोसिस क्या है? अब देखिए माइटोसिस, माइटोसिस मित्रों तो माइटोसिस मित्रों एमाइटोसिस का एक परफेक्ट एडवांस्ड प्रोसेस है। वो तो सिंपल था, ये उससे एडवांस्ड है माइटोसिस, जिसमें प्रॉपर क्रोमोसोम बनेगा, क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होगा प्रॉपर, स्पिंडल फाइबर्स का फॉर्मेशन होगा प्रॉपर, और स्पिंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स पर लेके जाएंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें जो क्रोमोसोम्स जाएंगे वो इक्वल जाएंगे। क्योंकि भैया एमाइटोसिस तो हो रहा था प्रोकैरियोट्स में, तो वहां क्रोमोसोम्स बनते नहीं, और बनने की तो बात तब हो जब क्रोमोसोम मौजूद हो। क्रोमोसोम तो होते ही नहीं ना मित्रों, प्रोकैरियोट्स में तो क्रोमोसोम होते ही नहीं, वहां तो न्यूक्लियस भी नहीं है ट्रू, वहां तो क्या है, वहां तो न्यूक्लियोइड है, समझ रहे हो ना। तो वो तो जो डिवीजन करेंगे बिल्कुल सिंपल करेंगे, उनको इस बात से मतलब नहीं है किस डॉटर सेल के हिस्से में कितना कंटेंट जा रहा है, सिंपल डिवाइड होना है, उनको तो नंबर बढ़ाना है बस केवल। लेकिन माइटोसिस में सारी चीज़ों को ध्यान में रखा जाएगा, तब डिवीजन होगा। सेल ऑर्गेनेल्स को भी ध्यान में रखा जाएगा, क्रोमोसोम नंबर को भी ध्यान में रखा जाएगा, उसके डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर तरीके से हो, इक्वल हो, इस बात को भी ध्यान में रखा जाएगा मित्रों। यहां तक क्लियर है? चलो माइटोसिस पर आ जाते हैं। तो मित्रों माइटोसिस को हम बोलते हैं इक्वेशनल डिवीजन। मैं लिख दूं इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन का मतलब क्या है कि जब माइटोसिस जो सेल करेगी मित्रों डिवीजन, वो मदर सेल होगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये बना दिया, ये मदर सेल बना दी। अब मदर सेल से जो डॉटर सेल्स बनेंगी, भाई डॉटर सेल्स बनेंगी मदर सेल से ही, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनमें डीएनए कंटेंट और क्रोमोसोम नंबर उतना ही होगा जितना मदर सेल के पास है। इसीलिए इसको बोला जाता है इक्वेशनल डिवीजन। इसको करने के बाद मित्रों हम डिस्कस करेंगे मियोसिस। मियोसिस को बोला जाता है रिडक्शनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि जो उसमें डॉटर सेल बनेंगी उनके पास मदर सेल के कंपैरिजन में डीएनए कंटेंट भी आधा होगा, क्रोमोसोम नंबर भी आधा होगा, इसलिए उसको बोला गया रिडक्शनल डिवीजन। और माइटोसिस को बोला जाता है मित्रों इक्वेशनल डिवीजन। क्यों? क्योंकि इसमें डॉटर सेल के पास जो होगा क्रोमोसोम नंबर, डीएनए कंटेंट, वो मदर सेल से के बराबर होगा। ठीक है, चलिए जी। तो मित्रों और ऑर्गेनेल्स जो हैं न्यूक्लियस के साथ साथ और जो ऑर्गेनेल्स हैं वो भी डुप्लीकेट करती हैं। डिवीजन तब होता है डॉटर सेल्स के लिए जब ऑर्गेनेल्स का भी मदर सेल डुप्लीकेशन कर ले और डीएनए का भी डुप्लीकेशन कर ले, है ना, न्यूक्लियस डिवाइड होकर दो हो जाए, तब बंटवारे की बात आती है, तब बंटवारा होता है, तब दो डॉटर सेल्स बनेगी। ठीक है, देखिए तो मित्रों हम सबसे पहले यहां पर फोकस करते हैं केवल न्यूक्लियस वाले पोर्शन को। बाकी हम मित्रों जब प्रोसेस करेंगे तो ऑर्गेनेल्स को वहां पर हम लेंगे, पूरा प्रॉपर लेंगे वहां पर। अभी हमें यहां सिर्फ कंसेप्ट से मतलब है। देखिए मित्रों मान लीजिए इसके अंदर जो क्रोमोसोम है वो 2 पेयर क्रोमोसोम है। एक पेयर मैंने ये बना दिया, 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है इसके अंदर मान लीजिए। समझना बात को ध्यान से। माइटोसिस में बता रहा हूं। तो मित्रों हम डीएनए कंटेंट को डिनोट कर लेते हैं कैपिटल एन से और क्रोमोसोम नंबर को डिनोट कर लेते हैं हम
स्मॉल n से, अपनी मतलब थोड़ा समझने के लिए। डीएनए कंटेंट को हम डिनोट कर लेते हैं कैपिटल N से और हम क्रोमोसोम नंबर को डिनोट कर लेते हैं स्मॉल n से। देखिए जी, तो मित्रों डीएनए कंटेंट इसका कितना है, अगर हम देखें इसका डीएनए कंटेंट कितना है 2n। सेल क्या है, डिप्लॉयड है, ये सेल डिप्लॉयड। मित्रों कंसेप्ट ये भी समझाना है कि कब हम सेल को डिप्लॉयड बोले, कब हैप्लॉयड बोले। और डिप्लॉयड का मतलब केवल ये नहीं होता कि जिस सेल के अंदर 2 बेसिक सेट हों क्रोमोसोम्स के, वो डिप्लॉयड वो केवल वही डिप्लॉयड होती है, ऐसा कुछ नहीं है। और जिस सेल के अंदर केवल सिंगल बेसिक सेट हो क्रोमोसोम्स का, वो हैप्लॉयड सेल होती है। ये कंसेप्ट नहीं है मित्रों, ये कंसेप्ट मैं किसी और वीडियो में लूंगा, समझाऊंगा। यहाँ भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है बच्चों को, ठीक है ना। डिप्लॉयड और हैप्लॉयड हम किस रेफरेंस में बोलते हैं वो एक दिन मैं समझाऊंगा आपको। तो मित्रों देखिए 2n हमने ले लिया है। डीएनए कंटेंट 1 2 3 4 डीएनए कंटेंट। और क्रोमोसोम नंबर कितना है, क्रोमोसोम कितने मित्रों 1 2 3 4 क्रोमोसोम है। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये आपस में होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये इसके रिलेटिव में बात करूं तो नॉन होमोलोगस है। होमोलोगस नॉन होमोलोगस पर मित्रों हम बाद में डिस्कस करेंगे। होमोलोगस का मतलब होता है कि जब क्रोमोसोम्स के बीच में स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी हो तो वो होमोलोगस होता है। मैंने जेनेटिक्स में डिस्कस कर रखा है, अब डिस्कस करने की नीड नहीं। तो मित्रों देखिए ये मदर सेल है, इसको माइटोसिस करके डॉटर सेल बनानी है 2। तो मित्रों उसके लिए क्या होगा, उसके लिए होगा डिवीजन करने से पहले ये अपनी ऑर्गेनेल्स को डुप्लीकेट करके डबल बनाए और अपने डीएनए कंटेंट को डुप्लीकेट करके डबल बनाए, तभी तो बट पाएगा बराबर बराबर। मानते हो ना? तो ठीक है, ऑर्गेनेल्स का डुप्लीकेशन तो हम प्रोसेस में कर लेंगे, अभी हम फोकस करते हैं केवल न्यूक्लियस वाले कंटेंट पर, ठीक है। तो मित्रों ये करेंगे रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन जब करेगा तो मित्रों होगा क्या सेल के अंदर, तो सेल के अंदर होगा ये न्यूक्लियस बना दिया मैंने इसका, क्योंकि न्यूक्लियस को हम फोकस कर रहे हैं। अब देखिए ये न्यूक्लियस बन गया। अब मित्रों रेप्लिकेशन के बाद क्या हुआ ये देखिए। तो मित्रों जब रेप्लिकेशन हुआ तो डीएनए कंटेंट बढ़ा या क्रोमोसोम नंबर बढ़ा, एक तो कंसेप्ट है यहां पर। तो मित्रों याद रखना, जैसे ये क्रोमोसोम मैंने बनाया, ये कितने क्रोमोसोम है, सिंगल क्रोमोसोम है, ठीक है। और मित्रों मैंने रेप्लिकेशन के बाद ये ऐसा हो गया, तो अब कितने क्रोमोसोम है, ये 2 नहीं है, ये एक ही क्रोमोसोम है। ये भी एक क्रोमोसोम है, ये भी एक क्रोमोसोम है। पहले ऐसा था, सिंगल था तब भी, अब रेप्लिकेशन हो गया, अब भी सिंगल ही है। जब तक ये अटैच हैं सेंट्रोमियर से, इसकी जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं अगर वो अटैच हैं, ठीक है ना, तो मित्रों तब तक ये सिंगल ही कहलाएगा, जब तक अलग नहीं होती। अब देखिए मित्रों, तो यहां पर डीएनए कंटेंट कितना हो गया, डीएनए कंटेंट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, डीएनए कंटेंट हो गया 8, मानते हो। और क्रोमोसोम नंबर कितना है, 4, क्रोमोसोम तो 4 है मित्रों, 1 2 3 4। मतलब अब बॉटम लाइन यहां से ये निकल कर आती है, चाहे मियोसिस हो चाहे माइटोसिस हो, रेप्लिकेशन के बाद क्रोमोसोम नंबर कभी नहीं बढ़ता है। अगर बढ़ता है तो
क्या बढ़ता है? डीएनए कंटेंट। आप मित्रों माइटोसिस करें या मियोसिस करें, जब सेल रेप्लिकेशन करेगी, एस फेज के दौरान रेप्लिकेशन करेगी, फेजेस की बात मित्रों हम प्रोसेस में करेंगे, मैं फिर से बोलता हूं, अभी हम कंसेप्ट की बात करते हैं। तो मित्रों जब रेप्लिकेशन करेगी सेल, तो रेप्लिकेशन के बाद जो बढ़ेगा वो डीएनए कंटेंट बढ़ेगा, क्रोमोसोम नंबर नहीं बढ़ेगा। बात समझ में आई यहां तक? जैसे देखिए 2n8 हो गया, डीएनए कंटेंट को हम कैपिटल एन से डिनोट कर रहे हैं, क्रोमोसोम नंबर को स्मॉल एन से, ये 4 हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद होगा मित्रों डिवीजन के लिए, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना है, जो कि एमाइटोसिस में नहीं हो रहा था ऐसा, क्योंकि एमाइटोसिस में तो मित्रों क्रोमोसोम ही नहीं बन रहे थे। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की तो बात अलग है, ठीक है। अब क्या होगा? अब मित्रों ये होगा कि जो ये क्रोमोसोम है, इनका अलाइनमेंट कुछ ऐसा होगा, मैं नीचे बनाता हूं मित्रों थोड़ा सा, तब समझ में आएगा आपके। ये मेटाफेज प्लेट पर अरेंज हो जाएंगे। कैसे होंगे? इस तरह से। इस तरह से अरेंज हो गए। तो क्या होगा? स्पिंडल फाइबर्स अपोजिट पोल से निकलेंगे, अब भी मित्रों देखिए कितने क्रोमोसोम हैं? 4। डीएनए कंटेंट कितना है? 8। ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा मित्रों? डायग्राम मुझे थोड़ा रफ करना पड़ेगा समझाने के लिए, चलो इस वाले को कर लेते हैं। अब क्या होगा? अब होगा ये मित्रों, अपोजिट पोल्स पर इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मतलब इस सेल से, मतलब इस न्यूक्लियस से जब न्यूक्लियस बनेंगे 2, तो किस तरह से बनेंगे? ये बन गई जी। तो मदर सेल ने फाइनली माइटोसिस करके 2 सेल बना दी। ठीक है मित्रों, इसमें ऑर्गेनेल भी होती है, अभी हम फोकस केवल न्यूक्लियस को कर रहे हैं। ऑर्गेनेल भी होंगे, ऑर्गेनेल भी डुप्लीकेट करेंगे, वो प्रोसेस में करेंगे हम उस बार। ठीक है, अभी न्यूक्लियस को टारगेट करके समझते हैं। ठीक है मित्रों, मदर सेल ने माइटोसिस करके 2 सेल बनाई, ठीक है, जिनको हम डॉटर सेल बोलते हैं। अब डॉटर सेल का हिसाब देखते हैं मित्रों। इसमें देखिए डीएनए कंटेंट कितना है? 4। क्रोमोसोम नंबर कितना है? 4। इसमें डीएनए कंटेंट कितना है? 4। क्रोमोसोम नंबर कितना है? 4। अब देखिए मित्रों, जो जितना डॉटर सेल में डीएनए कंटेंट क्रोमोसोम नंबर है, क्या उतना ही नहीं है मदर के पास? उतना ही है ना मदर के पास, या ये बोल लीजिए जितना मदर के पास क्रोमोसोम नंबर और डीएनए कंटेंट है, उतना ही है डॉटर सेल्स के पास। वैलिड? तो मित्रों अब आप ही बताइए, ये इक्वेशनल डिवीजन हुआ या नहीं हुआ? इक्वेशनल डिवीजन हुआ ना, इसीलिए माइटोसिस को बोला इक्वेशनल डिवीजन। मित्रों हम मियोसिस भी डिस्कस करेंगे, लेकिन मियोसिस को डिस्कस करने से पहले एक चीज और समझिए। इसमें जब माइटोसिस होता है और जब क्रोमोसोम का माइटोसिस के दौरान जब अलाइनमेंट होता है एट मेटाफेज प्लेट पर, मेटाफेज प्लेट पर जब क्रोमोसोम का अलाइनमेंट होता है तो वो इस हिसाब से होता है।
कभी भी होमोलोगस पेयरिंग नहीं होती, होमोलोगस पेयरिंग नहीं होती। जो होमोलोगस पेयरिंग होती है वो हम देखेंगे मियोसिस में। हम होमोलोगस पेयरिंग भी देखेंगे वहां, हम मित्रों वहां क्रॉसिंग ओवर भी देखेंगे मियोसिस में। तो मियोसिस और माइटोसिस का आपको डिफरेंस भी पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो मियोसिस में एक तो होमोलोगस पेयरिंग नहीं होती क्रोमोसोम्स की, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयरिंग नहीं है मेटाफेज प्लेट पर, इसलिए वहां क्रॉसिंग ओवर भी नहीं होगा, वैलिड। हम माइटोसिस को देखेंगे कि एक बार रेप्लिकेशन हुआ माइटोसिस के लिए और अपोजिट पोल्स के लिए एक बार डिवीजन होगा, जब अपोजिट पोल्स पर इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम जाएंगे एक बार डिवीजन होगा। मियोसिस में क्या देखेंगे हम मित्रों, मियोसिस में देखेंगे कि रेप्लिकेशन तो एक बार होगा बट वहां डिवीजन दो बार होगा। एक बार होगा क्रोमोसोम नंबर को हाफ करने के लिए डिवीजन और एक बार होगा डीएनए कंटेंट को हाफ करने के लिए डिवीजन। वो आते हैं मित्रों, डोंट वरी, करते हैं अभी। चलो इतना ज़्यादा हो गया जो बता दिया अभी, वो मियोसिस में ही बताता हूँ। तो भैया बात ये है, बॉटम लाइन यहाँ मदर सेल थी, मदर सेल के अंदर डीएनए कंटेंट है 4, क्रोमोसोम नंबर है 4। डॉटर सेल बनाई, डॉटर सेल के अंदर डीएनए कंटेंट 4 है, क्रोमोसोम नंबर 4 है। इसलिए डॉटर सेल के पास जो है वो उतना ही है जितना मदर सेल के पास था, इसलिए इसको बोला गया मित्रों इक्वेशनल डिवीजन, वैलिड। अब मित्रों माइटोसिस से बहुत क्वेश्चन आते हैं, अब थोड़ा सा हम क्वेश्चंस पर फोकस करते हैं एक बार, फिर मैं मियोसिस पर आता हूं। क्या आते हैं वो सुनिए। साथ साथ प्रॉब्लम्स भी ले लेना ताकि दिक्कत ना आए। देखिए एग्जामिनर ने आपसे पूछा, एक सेल है, सिंगल सेल है, एक सेल है, ये सेल अगर 2 टाइम्स डिवीजन करे, 2 टाइम्स माइटोसिस कर रही है, 2 टाइम्स माइटोसिस कर रही है, माइटोसिस जो डिवीजन है ये माइटोटिक डिवीजन कितनी बार कर रही है? 2 बार। एक सेल है, सिंगल सेल 2 बार 2 टाइम्स माइटोसिस कर रही है, हाउ मेनी सेल्स आर प्रोड्यूस्ड? ऑप्शन दे दिए उसने, पहला ऑप्शन 4 सेल, दूसरा ऑप्शन 3 सेल, तीसरा ऑप्शन 2 सेल और चौथा ऑप्शन 1 सेल। सेल्स 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 सेल, ये ऑप्शन दे दिए। क्वेश्चन को फिर दोबारा सुनिए। क्वेश्चन आ गया कि एक सेल है वो 2 बार माइटोसिस कर रही है, 2 बार 2 टाइम्स, तो कितनी सेल बनेंगी? और ऑप्शन दे दिए ये। ज्यादातर बच्चों से मित्रों मैं क्वेश्चन जब पूछता हूं ये, तो ज्यादातर मैक्सिमम बच्चों के, बल्कि मैं बोलूं 100% बच्चों का गलत ही आंसर आया। आप भी सोचिए आंसर क्या होगा। मुझे पता है आप सोच रहे हो जी 4 सेल होंगी, यही ना, बट मित्रों ये आंसर गलत है। सही आंसर है 3 सेल, 3 सेल्स। अब कहोगे गुरुजी 2 टाइम्स माइटोसिस होगा तो 4 सेल बनेंगे, 3 सेल कैसे बन जाएंगी? आप भी देखिए मित्रों कैसे बनती हैं। 2 टाइम्स बोला है, ठीक है मित्रों, ऐसे बनेंगी वो। ये सेल है, जब एक बार माइटोसिस करेगी तो कितनी सेल बनी? 2। ये तो खत्म भाई, ये तो नहीं रहेगी जब माइटोसिस करके 2 सेल बन गई है। और एक बार माइटोसिस हो चुका है, 1 टाइम हो चुका, 1 टाइम से 2 सेल बन गई, एक बार हमने कर लिया। अब दूसरी बार जो माइटोसिस करना है मित्रों, चाहे इसमें करवा लो चाहे इसमें करवा लो, वो आपकी मर्जी है। इसमें करवा लेते हैं, ये सेकंड टाइम माइटोसिस हो गया। ये फर्स्ट टाइम था, फर्स्ट टाइम, ये सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम में इसने कितनी बनाई? 2। जब इसने 2 बना दी तो ये सेल खत्म ना। अब देखिए 2 टाइम्स माइटोसिस के बाद कितनी सेल दिखाई दे रही है आपको?
4 या 3 सेल दिखाई दे रही है ना 2 बार माइटोसिस के बाद। आया कंसेप्ट समझ में? वो जो आप सोच रहे हो ना मित्रों कि 4 सेल बनती हैं, वो 2 टाइम्स के बाद नहीं, 2 राउंड्स ऑफ माइटोसिस के बाद बनती है, या बोले 2 जनरेशन ऑफ माइटोसिस। तो यहां पर जो एग्जामिनर होता है ना, वो वर्डिंग के साथ खेलता है आपके साथ, वो वर्ड के साथ खेलेगा, वर्ड को घुमा फिरा के बोलेगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, और आप डेफिनेटली होते हो यहां कंफ्यूज और आंसर गलत करके आते हो। अगर मित्रों वो बोले टाइम्स की बात, तब तो बनेंगी, उसके लिए जो कितनी सेल बनेंगी उसके लिए फॉर्मूला है n+1, n+1 उतनी सेल बन जाएंगी। जैसे मित्रों इसने बोला 2 टाइम्स माइटोसिस हो रहा है, कितनी सेल बनेंगी, तो n कितना है, जितनी बार माइटोसिस के लिए बोल रहा है n वो है नंबर ऑफ इवेंट्स या नंबर ऑफ माइटोसिस बोल लीजिए। तो 2+1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 बनेंगे। मान लो उसने बोला एक सेल है 5 बार 5 टाइम्स माइटोसिस करती है, अब बताइए कितनी सेल बनेंगी। कोई बात नहीं, बता देंगे। तो 5 टाइम्स बोल रहा है, n+1 कर दीजिए, 5+1 = 6 सेल बनेंगे, नो प्रॉब्लम। ये मामला क्लियर हुआ टाइम्स का। अब जनरेशन का मामले पर आते हैं। अगर मित्रों वो टाइम्स ना बोले, अगर वो बोले 2 राउंड्स ऑफ माइटोसिस, 2 राउंड्स ऑफ माइटोसिस, 2 राउंड्स ऑफ माइटोसिस, या राउंड्स ना बोले और 2 जनरेशन बोल दे, 2 जनरेशन ऑफ माइटोसिस, तब मित्रों तब बनेंगी 4, क्योंकि राउंड्स की बात कर रहा है, जनरेशन की बात कर रहा है। तब तो जो एक सेल से डिवाइड होकर 2 बनी थी, भाई एक सेल से डिवाइड होकर 2 बनी थी ना, एक जनरेशन तो ये आ गई। अब 2 जनरेशन बोला है, तो 2 जनरेशन में मित्रों ये भी माइटोसिस के लिए जाएगी, ये भी माइटोसिस के लिए जाएगी। अगर 2 जनरेशन वर्ड यूज करता है, उसने बोला 2 जनरेशन ऑफ माइटोसिस, तो एक सेल से पहली जनरेशन के बाद 2 सेल बनी, और जब दूसरी जनरेशन माइटोसिस करेगी तो 4 सेल बनेंगी। जनरेशन बोले या राउंड बोले तब आंसर आ जाएगा 4। और अगर टाइम्स बोलता है तो आंसर आता है 3। बात समझ में आई? राउंड्स या जनरेशन बोले, एक सेल 2 राउंड्स ऑफ माइटोसिस करती है, 2 जनरेशन ऑफ माइटोसिस करती है, तो आंसर आएगा 4। और एक सेल 2 टाइम्स ऑफ माइटोसिस करती है तो आंसर आएगा 3। ठीक है, सिंपल फॉर्मूला बताता हूं। अगर टाइम्स की बात करें तो लगाना n+1, ये फॉर्मूला है। और अगर राउंड्स की बात करें या जनरेशन की बात करें तो फॉर्मूला लगाना 2 की पावर n। जैसे बोला कि जी ये बताइए कि 2 राउंड्स ऑफ माइटोसिस के बाद एक सेल कितनी सेल बनाएगी, तो लगा दो 2 की पावर n है, n कितना 2, 2 × 2 4। 3 राउंड्स बोल दे, 3 राउंड्स के लिए लगा दो, 3 राउंड्स बोल रहा है, 2 × 2 × 2 कितनी 8 सेल बनेंगे। 4 राउंड्स के लिए बोल दे तो 4 लगा दो, 16 सेल बनेंगे। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, 2 की पावर n। बट अगर वो बात करता है किसकी, टाइम्स की, तो आप लगाएंगे n+1, चाहे भले ही कितना पूछे। किसी ने कहा एग्जामिनर ने कि एक सेल ने 50 टाइम्स 50 टाइम्स माइटोसिस किया, तो 50 टाइम्स माइटोसिस करने के बाद कितनी सेल बनेंगी, तो मित्रों कितनी बनेंगी, 50 + 1 51 बनेंगी। और मित्रों ये चीज किसी को नहीं पता है, ज्यादातर स्टूडेंट इसमें गलत होते हैं। अब मित्रों एक क्वेश्चन मैंने देखा नीट का, उसमें दिया होता है कि हाउ मेनी सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर 6 माइटोसिस। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ये समझ लिया, ये कंसेप्ट तो मित्रों क्लियर है ना आपका, ठीक है। अब बात आते हैं एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम। यार ये मार्कर मिटने में बड़ा दिक्कत देता है, मिटता ही नहीं।
चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन आता है मित्रों ये, हाउ मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड, सेल्स आर फॉर्म्ड, सेल्स आर फॉर्म्ड हाउ मैनी सेल्स आर फॉर्म्ड आफ्टर 8 mitosis, how many cells are formed from a cell, from a cell after 8 mitosis। इस तरह से क्वेश्चन आ जाए। अब मित्रों यहां कहोगे कि गुरुजी यहां तो ना राउंड लगा है ना टाइम लगा है। प्रॉब्लम ये आ गई ना कि यहां ना तो राउंड लगा है ना टाइम्स लगा है। अब हम क्या बताएं, ये तो कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन हो गया। तो मित्रों कंफ्यूज कुछ नहीं होना है। अगर हाउ मैनी पूछ रहा है, हाउ मैनी सेल्स, और जो नंबर दिया है, तो दिमाग में समझ लेना वो राउंड्स की बात कर रहा है, टाइम्स की बात नहीं कर रहा है। अगर वो क्वेश्चन बनाए हाउ मैनी सेल्स, हाउ मैनी पूछ रहा है और न टाइम दिया हो न राउंड दिया हो, केवल एक नंबर दिया हो, केवल एक नंबर दिया हो, न टाइम दिया हो न राउंड दिया हो, केवल नंबर दिया और प्रोसेस का नाम दिया माइटोसिस। अब क्या करें, ना तो जी यहां राउंड है ना टाइम है। तो मित्रों आप बिना किसी टेंशन के आप राउंड्स कैलकुलेट कर लेना, उस चीज को राउंड्स कैलकुलेट करो या जनरेशन कैलकुलेट करो और तब उस क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला लगाओ आप 2 की पावर 8 है ना, 8 टाइम्स नहीं है ना राउंड्स है। तो हाउ मैनी से क्वेश्चन जब आ जाए तो इसके लिए आपको 2 की पावर n वाला फॉर्मूला ही लगाना है, टाइम्स वाला नहीं लगाना है। बात यहां तक क्लियर हुई? हाँ जी बोलिए। तो मित्रों मुझे लगता है माइटोसिस का कंसेप्ट जो था वो मैं आपको बता चुका हूं। क्वेश्चंस और भी हैं, चलो और क्वेश्चन मैं एक बता देता हूं आपको। इसमें क्वेश्चन को समझिए। यहां से जो क्वेश्चंस आते हैं इस कंसेप्ट से वो देखिए मित्रों। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि जी एक बीकर है या एक कंटेनर है, एक कंटेनर है और ये कंटेनर के अंदर सेल्स हैं। एक कंटेनर कंटेन या फील्ड, एक कंटेनर है या एक टेस्ट ट्यूब है, समझिए बात को। एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर सेल भरी पड़ी हैं और कितनी सेल भरी पड़ी हैं, मान लीजिए वो टेस्ट ट्यूब आधी भरी पड़ी है कि ये टेस्ट ट्यूब है और इसके अंदर सेल्स हैं और सेल्स से ये टेस्ट ट्यूब आधी भरी पड़ी है, आधी भरी पड़ी है। मान लीजिए आधी, यहां पे आधी होती है, आधी भरी पड़ी है। और वो कहता है अगर एक सेल डिवाइड होने में 1 मिनट लगाती है, 1 मिनट लगाती है, एक सेल डिवाइड होने में कितना टाइम लगा रही है? 1 मिनट। और जो ये टेस्ट ट्यूब थी ये 20 मिनट बाद आधी भरी, 20 मिनट्स बाद, मिनट्स आफ्टर 20 मिनट्स ये टेस्ट ट्यूब आधी थी, ठीक है। और एक सेल का डिवीजन टाइम है 1 मिनट। तो अब आपसे ये पूछता है कि ये बताइए कि ये टेस्ट ट्यूब पूरी कितने मिनट बाद भरेगी। समझिए क्वेश्चन को। एक टेस्ट ट्यूब है जिसके अंदर सेल्स भरी हैं, इन सेल्स को टेस्ट ट्यूब को आधा भरने में 20 मिनट लगा, तो पूरा भरने में कितना मिनट लगेगा अगर एक सेल डिवाइड होती है 1 मिनट में? क्वेश्चन ये है। तो मित्रों बताइए क्या आंसर है। यहां से भी बच्चों के क्वेश्चंस बहुत गलत होते हैं। देखिए उसने क्या बोला, एक सेल डिवाइड हो रही है 1 मिनट में, हो रही है, 20 मिनट में टेस्ट ट्यूब आधी थी। तो अब ये आधी टेस्ट ट्यूब में जितनी भी सेल्स हैं वो अपना अपना जब डिवीजन करेंगी तो कितना टाइम लेंगी? 1 ही मिनट तो लेंगी भाई। एक सेल
अगर 1 मिनट ले रही है तो 20 जितनी भी ये सेल्स हैं, आधी टेस्ट ट्यूब भरी पड़ी है सेल्स से, ये डिवीजन 1 मिनट में ही कर जाएंगी सारी की सारी डिवीजन कितने मिनट में करेंगी? 1 मिनट में। और जब सारे के सारे डिवीजन 1 मिनट में कर लेंगी तो आधी का हो जाएगा फुल हो जाएगा ना, तब तो पूरी भर जाएंगी। ये लो जी, पूरी भर दी। तो आंसर क्या आ गया कि जी 20 मिनट पर वो आधी थी और 1 मिनट में अगर सेल डिवाइड कर रही है तो पूरा भरने में उसको 1 मिनट और लगेगा, मतलब 21 मिनट में वो टेस्ट ट्यूब पूरी भर जाएगी। या तो वो ये बोल दे, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, यहाँ आप कर सकते हो 21 मिनट बाद वो टेस्ट ट्यूब फुल भर जाएगी, जो 20 मिनट पे आधी थी और जिसके सेल डिवीजन का टाइम था 1 मिनट। क्वेश्चन में तो घुमा भी सकता है। क्या घुमा सकता है? ये घुमा सकता है कि एक कंटेनर है और इस कंटेनर के अंदर सेल्स भरी पड़ी हैं, सेल से भरा पड़ा है और ये सेल से भरने के लिए इसको टाइम लगा 40 मिनट। 40 मिनट्स लगे थे इसको टोटल सेल्स से भरने के लिए, भरा पड़ा है सेल्स से, और 40 मिनट में कंटेनर भरा था। और टाइम भी ये बता देता है कि एक सेल डिवाइड करती है 1 मिनट में। तो वो पूछे कि ये बताइए ये कंटेनर आधा कितने टाइम पहले था। क्वेश्चन को रिवर्स भी घुमा सकता है, उल्टा भी घुमा सकता है कि भरा पड़ा है पूरा कंटेनर सेल से, जो भरा था 40 मिनट में, अब उसने पूछा कि आप ये बताइए कि ये कंटेनर आधा कब था, कितने टाइम पहले ये आधा था, और सेल का टाइम दे दिया डिवीजन का 1 मिनट। तो मित्रों आप ही बताइए, आपको अभी कंसेप्ट समझाया, कब था ये आधा? अब फिर सोचने लग जाओगे कि गुरुजी तब था। अरे मित्रों, आधा तब था 1 मिनट पहले आधा था। भाई 1 मिनट पहले आधा होगा भाई 39 मिनट 39 मिनट्स पर ये आधा था। जब आधा था 39 मिनट्स पर और एक सेल का डिवीजन 1 मिनट का है, तो सारी की सारी ये आधे की आधी नेक्स्ट मिनट पर डिवीजन करके पूरा भर गया था। तो क्या आ गया? 39 मिनट्स आ गए। तो इस तरह से मित्रों वो क्वेश्चन को पूछते हैं, क्वेश्चन को घुमाते हैं, उस चीज़ की आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक तो क्वेश्चन ये आ गया। दूसरा टाइप ये हो गया क्वेश्चन का। अब मित्रों एक क्वेश्चन आता है इस तरह से कि एक सेल है, एक सिंगल सेल है, एक सेल माइटोसिस करने के बाद टोटल 1024 सेल बना रही है। इतनी सेल्स बना दी आफ्टर माइटोसिस इसने एक सेल से 1024 सेल बन गई। ठीक है, अब वो पूछेगा कि ये कितनी बार इसने माइटोसिस किया। अगर ये कितनी बार पूछे तब भी आप वहां पर मतलब कितनी बार नहीं बोलेगा, बार में तो टाइम लिखना पड़ेगा, उसमें टाइम आ गया तो मामला बिगड़ जाएगा, फिर टाइम बताना पड़ेगा। वो लिखेगा कितना माइटोसिस किया इसने, एक सेल कितने माइटोसिस के बाद 1024 बनी। तो जब केवल डिजिट आए, उसके आगे पीछे कुछ ना आए, तो मित्रों क्या कैलकुलेट करना है आपको? राउंड्स कैलकुलेट करना है, जनरेशन कैलकुलेट करना है। तो एक सेल कितने माइटोसिस के बाद 1024 बनाएगी? तो देखिए भाई एक सेल डिवीजन में 2 बनती हैं, तो 2 से 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, दूनी 128, दूनी 256, 256 दूनी 512, 512 दूनी 1024, 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। इतने डिवीजन के बाद ये सेल 1024 बना लेगी, एक सिंगल सेल। ठीक है ना? तो देखिए कितने राउंड्स हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 2 की पावर 10। तो 10
आंसर होगा। ऑप्शन में अगर ये आ जाए कि 10, 20, 15, 5, तो आंसर किस पर लगाओगे? 10। मैं फिर बता देता हूँ, अगर डिवीजन के बाद, माइटोसिस के बाद, डिजिट के बाद अगर वो टाइम्स लगा रहा है, राउंड्स लगा रहा है, तब तो मामला बिल्कुल क्लियर है, आप न्यूमेरिकल को कर ले जाओगे। लेकिन अगर वो ना टाइम्स लगाए ना राउंड्स लगाए और तब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे, तब गुरुजी वहाँ क्या सोचे? तो मित्रों आपको दिमाग में अपने राउंड्स रखना है, जनरेशन रखना है, टाइम्स नहीं रखना है। टाइम्स से आप सॉल्व मत करना। हाँ, पर्टिकुलरली वो टाइम्स की बात करें तो फिर उसके लिए फॉर्मूला लगेगा n+1, और अगर राउंड्स की बात पूछे तो उसके लिए लगेगा 2 की पावर n। एक एग्जाम्पल बताता हूं मित्रों, आपने किया होगा, पढ़ा होगा फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट। जब फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट किया था आपने, तो क्या था उसमें? जब एम्ब्रियोसैक होता है तो एम्ब्रियोसैक के अंदर एक न्यूक्लियस होता है। एक न्यूक्लियस माइटोसिस करके 2 बन जाते हैं, जो एक माइक्रोपाइलर एंड पर चला जाता है, एक चेलेजर एंड पर चला जाता है। वहां पर फिर से एक राउंड और माइटोसिस होता है, तो वहां पर फिर बनते हैं 4, क्योंकि दोनों पर राउंड्स का मैंने मतलब क्या, राउंड्स का मतलब जो भी जनरेशन बनी वो फिर से माइटोसिस करे, राउंड्स का मतलब ये होता है। तो 4 हो गए, और 4 के बाद जब बन गए तो एक राउंड और माइटोसिस हुआ, तो 4 से कितने हो गए? 8 हो गए ना। 4 से कितनी हो गई? 8। राउंड्स की बात कर रहा है। तो फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट के लिए जो माइटोसिस होता है वो 3 राउंड्स ऑफ माइटोसिस हुआ था, जिससे बनी थी 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्टेज। जो डबल फर्टिलाइजेशन में आप पढ़ते हो मित्रों, फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट को जो पढ़ते हो, तो डबल फर्टिलाइजेशन में क्या स्टेज बनी थी? 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज बनी थी। तो 8 न्यूक्लियस बनने के लिए जो वो माइटोसिस किए न्यूक्लियस ने, वो 3 राउंड्स किए। कितने? 3 राउंड्स माइटोसिस किया। अब आ जाओ मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट पर। जब मेल का हम वहां करते हैं, तो जब मेल के अंदर जो पोलन ग्रेन होता है, तो पोलन ग्रेन के अंदर एक न्यूक्लियस एक बार माइटोसिस करता है तो 2 बनते हैं, और 2 सेल बन जाती हैं। एक जनरेटिव सेल बनती है और एक वेजिटेटिव सेल बनती है। और जब ट्यूब बनती है, पोलन ट्यूब बनती है, तो पोलन ट्यूब में जनरेटिव न्यूक्लियस भी आ जाता है और वेजिटेटिव न्यूक्लियस भी आ जाता है। फिर वहां पर न्यूक्लियस, मेल न्यूक्लियस फिर से माइटोसिस करता है और बना लेता है कितना? 2 मेल न्यूक्लियस, और अब एक रह जाती है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट के लिए वहां माइटोसिस हुआ था 2 टाइम्स। क्या? 2 टाइम्स। बट फीमेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट के लिए वहां माइटोसिस हुआ था 3 राउंड्स। 3 राउंड्स हुआ तो वहां 8 न्यूक्लियस बने और स्टेज बनी 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट स्टेज। और मेल गैमेटोफाइट डेवलपमेंट के लिए माइटोसिस कितनी बार हुए थे? 2 टाइम्स। और 2 टाइम्स हुए थे तो कितनी न्यूक्लियस बने थे? 3 बने थे ना, 4 तो नहीं बने ना। मित्रों, मुझे लगता है आपको माइटोसिस वाला समझ में आ गया है कंसेप्ट। बाकी मियोसिस वाला कंसेप्ट मित्रों हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि मामला थोड़ा ज़्यादा खिंच जाएगा वैलिड। तब तक आप इसको अच्छी तरह करें। नेक्स्ट वीडियो में मैं मियोसिस को डिस्कस करूंगा कि मियोसिस का कंसेप्ट क्या है, वहाँ से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है मित्रों, तब तक के लिए ओके, बाय।